समय का चक्र घूमता है। सोचिए, कल तक आरएसएस समर्थक, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग का एक नारा था कि पेपर तो दिखाना होगा। वो मुस्लिम समाज को कहते थे सीएनआरसी पर कि पेपर तो दिखाना होगा। वो नेता थे, कार्यकर्ता थे, आरएसएस सत्ता में नहीं है, ये लोग सरकार में नहीं है, मजाक उड़ाते थे। अब सत्ता में बैठे देश के एक कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि अब आरएसएस को पेपर दिखाना होगा कि आपको चंदा कहां से मिलता है, आपको रजिस्ट्रेशन कब, आपने क्यों नहीं कराया, आप आईटीआर भरते हैं कि नहीं, इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं। तो खड़गे साहब पर एक नेता है संजय निरुपम, शिंदे साहब की पार्टी, वो कह रहा है कि तुम्हारे बाप पर जांच होनी चाहिए इनकम टैक्स और ईडी की। अब सवाल है कि इनकम टैक्स ईडी तो खुद केंद्रीय सरकार के हवाले है, मोदी जी के हवाले, उन्हीं की सरकार है, जांच करवाइए। खड़गे जी करप्ट है तो, लेकिन उनके बेटा जो गृह मंत्री हैं कर्नाटक के, वो जो पेपर मांग रहे हैं उस पर मोहन भागवत का कहना है कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हमें पेपर की जरूरत नहीं है। पेपर वो दिखाते हैं जिनको सरकार से चंदा लेना है। अब इसको लेकर एक पूर्व आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी आईआरएस उदित राज जी ने कहा है कि कोई भी ट्रस्ट, कोई भी एनजीओ अगर बनता है, चाहे वो चंदा ले या न ले सरकार से, उसे पेपर दिखाना होता है। तो सोचिए, आरएसएस जो है, अब पता चला कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड संस्था है। तो ये केशव कुंज जैसी बिल्डिंगें कैसे बन रही है? और क्या इस देश में चंदा लेना और देना ऑथराइज है बिना पेपर के? तो फिर ये सबको कर दीजिए। फिर ये एफसीआरए क्यों है, एटीए क्यों है? जब कोई आदमी संस्था बनाता है, चंदा लेता है, तो उसके लिए तो सारे नियम कानून हैं। आपको टैक्स भरना है, आपका टैक्स काउंटिंग होगा, आपको टैक्स में छूट मिलने के लिए। तो आखिर सवाल है कि ये आरएसएस क्या भारत का संस्था नहीं है? क्या भारत का संविधान पर लागू नहीं होता है? मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमने 1950 से पहले अपना संविधान दे दिया था, हम पर 2 बार बैन लग चुका है। एक बार हम कोर्ट से जीते हैं और दूसरी बार सरकार ने हमारे सत्याग्रह से प्रभावित होकर बैन हटा दिया। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है कि अब तक इस देश में आरएसएस की सरकार चलती रही और जिस कांग्रेस ने आरएसएस को पाला, उसी कांग्रेस को आरएसएस खा गई। सोचिए। लेकिन अब राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ हैं। पवन खेरा ने कहा है कि आरएसएस जो है वो 2 कौड़ी का संगठन है। पवन खेरा का बयान है, मैं सुना दूंगा। अब लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो लोग कल तक कहते थे मुसलमानों को पेपर दिखाओ, दलित पिछड़ों के पास तो कुछ है ही नहीं, कहां से दिखाएंगे? अब उनको जब पेपर दिखाने की बारी आई है तो पेट में दर्द हो रहा है। जबकि ये बात एक संवैधानिक पद पर बैठे गृह मंत्री, जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। जैसे हमारे अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो जब कोई बात कहते हैं तो देश सुनता है ना, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, वो गृह मंत्री है। तो क्या प्रियांक खड़गे भी तो गृह मंत्री है कर्नाटक के? उन्होंने बकायदा संख्या बताई है कि 4000 से ज्यादा शाखाएं लगती है आरएसएस की कर्नाटक में। तो कम से कम कर्नाटक भर की मॉनिटरिंग तो मैं कर ही सकता हूं। तो सोचिए, आरएसएस को अब पेपर दिखाने की बारी आ रही है और आरएसएस से पेपर पूछा जा रहा है। लेकिन सोचिए, इस देश में अद्भुत है सब कुछ। इस देश में ईडी कहां कहां छापा नहीं मारती है, इनकम टैक्स, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन राम मंदिर में, अयोध्या में 200 करोड़ के घोटाला की बात सामने आ रही है। अयोध्या में 1000 सोने के बिस्किट और धातु सब चोरी हो रहा है, गदा चोरी हो गया। लोग 5-5, 6-6 साल में मालामाल, करोड़पति, अरबपति हो गए हैं। लेकिन उसमें एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, एक जांच नहीं हो रही है। ये स्थिति है और ये सरकार, खबरें भी छुपाई जा रही है। टीवी अखबार खबरें छुपा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो खबरें दिखा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि समय का चक्र पलटता है। एक शख्स ने बड़ा अच्छा बात कहा है कि जितने अभी देश में 28 दिन का टेलीकॉम करके मोबाइल रिचार्ज महीना अब 28 दिन का हो गया,
लूटा जा रहा है। वो पता नहीं राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था, अब वो सरकार के साथ चलेगा, अब उठा ही नहीं रहे मामले को। देश को लूटा जा रहा है। एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया गया, अंबानी, तो वो कह रहा है कि आने दो राहुल गांधी को। जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जहाज का राष्ट्रीयकरण किया था, इन सारे बड़े धन्ना से जो देश की जनता को लूट रहे हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। तो ये अगर पॉलिटिकल मुद्दा राहुल गांधी बनाते हैं कि हम बड़े बड़े कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, कम से कम 4-5 बड़ी कंपनी जो देश के सारे एयरपोर्ट चला रही है वो सरकार का, देश के सारे खाद्यान्न उसके पास है सरकार का, सारी बिजली उनके पास है सरकार का, सारा टेलीकॉम उनके पास है सरकार का, तो उसका हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे। अगर ये बोले तो ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि इस देश में हुआ, इंदिरा गांधी ने किया, पीवी पर्स खत्म किया उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सवाल है कि ऐसा तो है नहीं कि हम विश्वगुरु बन गए। यहां की कंपनियां बिल्कुल रिसर्च पर खर्च नहीं करती है। अभी देखिए एप्पल, देखिए प्राइवेट कंपनियां लेकिन रिसर्च पर खर्च करती है। एलन मस्क रिसर्च पर खर्च करता है। हमारी कंपनियां तो ऐसा भी नहीं कि दुनिया भर में फॉर्च्यून हो गई, देश को उससे बहुत फायदा हो रहा है, हाँ वो बहुत माला माल हो रहे हैं और देश की संपत्तियां ही दी जा रही है। सोचिए, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड में 124 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को 120 करोड़ में बेच दिया गया। लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, आप पता कीजिए। अंबानी, अडानी, मेदांता इन सबको सरकारी पीएसयू कंपनियां बेची गई है। और आप लोग तो राष्ट्रवादी भी हैं, तो आपकी संपत्ति या राष्ट्र की संपत्ति में क्या अंतर है? लेकिन वही अब राजनीति बदल रही है। सोचिए, बीजेपी को आम आदमी पार्टी वाले ईडी पार्टी कहते हैं। ईडी 3 विधायक है या 2 पंजाब में, उनके 7 राज्यसभा सांसद हो गए, जबकि कम से कम 60 विधायक मिलकर एक राज्यसभा सांसद चुनते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी, विधायक टूट गए, सांसद टूट गए। सवाल है कि कौन जेल जाना चाहेगा? ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि ईडी का मामला आपने देखा, न्यूज क्लिप को फर्जी गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में रखा गया, उनकी कंपनी खत्म हो गई, 100 लोगों का रोजगार चला गया। फर्जी केस साबित हुआ। लीकर केस में लोअर कोर्ट ने फर्जी साबित कर दिया। एक कंपनी, बिजली की कंपनी थी दक्षिण भारत की, उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ, उसकी कंपनी ने, अडानी ने कि कोई कंपनी ने खरीद ली। ऐसी रिपोर्ट आई कि दर्जनों कंपनियों को ईडी इनकम टैक्स की नोटिस गई, उन्होंने चंदा दिया सत्ता पक्ष को, वो केस खत्म हो गया। तो क्या इनकम टैक्स ईडी के डर से पार्टी तोड़ी जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल है कि पार्टी तोड़ के आप सरकार तो बना लोगे, संविधान बदल लोगे, लेकिन जो अमेरिका भारतीयों को मार रहा है वो कब बचाएंगे? अब तो इंग्लैंड ने हमारे एक भारतीय को गिरफ्तार कर लिया, उसको कब बचाएंगे? क्या इससे देश की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? क्या 4000 पद के लिए बिहार में 14 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? 32,000 पुलिस की सीटों के लिए 29 लाख बच्चे यूपी में एग्जाम दे रहे हैं, क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या नीट पेपर लीक ठीक हो जाएगा? क्या सीबीएसई का रिजल्ट ठीक हो जाएगा? मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुनिए, जो मान्यवर साहब ने कहा था। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी को समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि अब हम सड़क का रास्ता चुनेंगे। और चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी को इतना तो बधाई दीजिए कि वो लड़का, एक सीजीआई ने कॉकरोच कहा, उसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, उसके बाद पेपर लीक हुआ, उस बोस्टन में बैठे लड़का ने मुद्दा बनाया और वो निकल आया अमेरिका से भारत, और दिल्ली, नागपुर, जयपुर थप्पड़ खाना पड़ा, पंजाब, लखनऊ, फिर वो 20 को दिल्ली आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब हमें सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा। और राहुल गांधी की कोटा में बड़ी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 17 को, फिर 10 को शायद उनका इलाहाबाद में है, 11 को पटना में है, फिर बड़ी एक धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी है। तो चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चलता रहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मजबूत सरकार गारंटी नहीं कि मजबूत देश कर दे। बीजेपी की हर जिले में, हर राज्य में भले दफ्तर बन जाए, देश की बड़ा दफ्तर बन गया सिर्फ 10 साल 12 साल की राजनीति में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई।
हम विश्व गुरु बन गए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए भारतीय बनिए, किसी पार्टी का भक्त मत बनिए, नागरिक बनिए। नागरिक बनिएगा तो अपने अधिकारों की आप रक्षा कर पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, और खासकर शोषित वंचित के लिए तो बहुत जरूरी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।